पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। भारतीय बाजारों के खुलने की तैयारी और देख लेते हैं संकेत किस तरह के हैं। एसजेएक्स निफ्टी में कमजोरी है लेकिन लोअर लेवल से रिकवरी ये ज्यादा अहम है और अब महज 15 अंक नीचे एसजेएक्स निफ्टी जो कि 35 अंक के आसपास की कमजोरी दिखा रहा था और उसकी वजह आप देखिए कुछ एशियाई बाजार रिकवर करते हुए दिख रहे हैं अपने निचले स्तरों से। हांगकांग में जरूर अभी भी 100 पॉइंट की कमजोरी है लेकिन शंघाई के बाजार लाल से हरे निशान में आ चुके हैं। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आने की तैयारी में सेंसेक्स और निफ्टी पर और डालेंगे नजर रुपए की चाल पर भी, देखते हैं वहां पर किस तरह का रुझान आज देखने को मिलता है। निफ्टी की एकमात्र कंपनी है आज जिसके नतीजे आएंगे वो है अदानी पोर्ट। लेकिन उससे पहले कुछ स्टॉक जो एक्शन में, सन फार्मा 10% नीचे और सन फार्मा में वीकेंड पर कुछ नेगेटिव खबरें, शायद इनके कुछ प्लांट्स पर यूएस एफडीए की तरफ से जो पहले जो एक्शन हुआ था उसको लेकर मैनेजमेंट की तरफ से कमेंट बहुत मजबूत आती नहीं दिखी। तो आज ये स्टॉक देखना होगा क्या वाकई में कमजोर होता है या फिर किस तरह का रिएक्शन दिखाता है। आइडिया 1.5% नीचे लेकिन इंडसइंड बैंक में है 4% की मजबूती। अल्ट्राटेक 4% ऊपर दिखेगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा में 3.5% की मजबूती। वीकेंड पर नंबर्स आए हैं यहाँ पर मंथली सेल्स आंकड़े, तो देखना होगा उस पर किस तरह का रिएक्शन इस स्टॉक में आता है। रुपए पर डालिए नजर। 65.26 के मुकाबले में 65.38 कमजोरी के साथ शुरुआत हुई। रुपया लगातार कमजोर होता ही दिख रहा है। अब लगभग पिछले 3 सेशन में मेरे ख्याल से 50 पैसे के आसपास की कमजोरी आ चुकी है। 8 पैसे 11 पैसे की कमजोरी के साथ आज रुपए ने शुरुआत की है। सुज़लोन ये स्टॉक है, इस पर एक राय ली जाए तकनीकी तौर पर। मानस ऑपरेशनल परफॉर्मेंस काफी दमदार आई है, खासतौर से मैं ये देख रहा था कोर ईबिटा इनका 200 करोड़ से बढ़कर 306 करोड़ हुआ है और मार्जिन जो 4.5% से 26% के आसपास आए तो, और ऑर्डर्स की वॉल्यूम ग्रोथ लगभग 64% की दिख रही है और लगभग 983 करोड़ का कर्ज इन्होंने कम किया है। हालांकि कंसोलिडेटेड बेसिस पर अब भी नंबर्स दमदार दिखने बाकी है लेकिन ऑपरेशनल बेसिस पर पहली बार थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि बेहतर परफॉर्मेंस होती हुई दिखी है। चार्ट्स क्या कह रहे हैं, क्या सुज़लोन मजबूत हो सकता है? खरीदारी करने की राय है आपकी? देखिए, एक चीज काफी क्लियर है कि पिछले 5-6 महीने अगर आप देखिए तो 20 रुपए और 19 रुपए के आसपास बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है। लगातार स्टॉक वहां पर सपोर्ट लेने के बाद रिकवरी दिखा रहा है। एक पॉइंट ये है कि स्टॉक एक बार 30 रुपए के ऊपर निकल जाए। अगर 30 रुपए के ऊपर निकलेगा तो मैं समझता हूं वहां से कम 8 से 9 रुपए का अपोज दूर है यहाँ से। 30 मतलब 24 से को देखें तो पॉजिटिव लगता है क्योंकि और 24 से 30 मतलब तो 25% बढ़ेगा तब जी। अभी क्या देखिए, ये एक बड़ी गिरावट के बाद एक बड़ा रेंज बन गया है 20 रुपए और 30 रुपए का। वही मैं आपसे कह रहा हूं कि जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड दिख रहा है, जो शॉर्ट टर्म पैटर्न दिख रहे हैं वो पॉजिटिव इसलिए हैं क्योंकि 200 दिनों के मूविंग एवरेज और 50 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक चल रहा है, हायर टॉप्स हायर बॉटम बना रहा है। तो प्रोबेबिलिटी की जहां तक बात करें तो 30 रुपए स्टॉक टेस्ट करने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी लगती है। मैं समझता हूं कि अगर किसी के पास है और शॉर्ट टर्म ट्रेडर अगर वो है तो 22 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ बिल्कुल बने रहना चाहिए और पॉसिबिलिटी बनती है स्टॉक एक बार शॉर्ट टर्म में 30 रुपए के लेवल टेस्ट करे। कुछ और शेयर जो आज रेडार पे रहेंगे, सन फार्मा की बात कर रहे थे अनिल। अविनाश, आपकी क्या राय रहेगी? क्योंकि यहाँ पर साफ तौर से कंपनी ने कहा है कि FY16 की जो ग्रोथ है, हलोल में जो डेवलपमेंट्स है वहां पर जो असर आया है उससे दबाव में रहने वाली है। ऐसी स्थिति में इतना जो पहले भाग चुका है शेयर, अब क्या कुछ करेक्ट होगा या फिर यहाँ से ज्यादा टूटने की चांसेस नहीं है? नहीं, मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा वीकनेस जरूर देखने को मिलेगा। हालांकि FY16 का जो आउटलुक था वो पहले भी मैनेजमेंट ने कहा था कि FY16 एक कंसोलिडेशन का ईयर रहेगा। यहाँ पे ग्रोथ डेफिनेटली थोड़ा बहुत सबड्यूड रहेगा लेकिन अभी जो न्यूज फ्लो आया है वीकेंड पे, उन्होंने क्लियरली कहा है कि कोई ऐसे नॉन कोर बिजनेसेस है जो प्रॉफिटेबिलिटी को ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करते, वहां पे वापस थोड़ा सा डाइवर्समेंट की वो बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल से मार्केट्स ने मोटा मोटी आई थिंक ये एज्यूम किया है कि FY16 में ग्रोथ अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद नहीं आएगी। FY17 ही एक ब्लॉकबस्टर ईयर माना जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी गिरावट सही आएगी हर्षदा, लेकिन इतनी भी नहीं आएगी कि स्टॉक में कोई भारी गिरावट आई, क्योंकि क्लियरली FY16 का आउटलुक ऑलरेडी एक सबड्यूड आउटलुक एनालिस्ट लेके चल रहे हैं। ओनली FY17 में होपफुली अर्निंग्स ग्रोथ और जो मार्जिन रिकवरी है वो देखने को मिलेगी जब कंसोलिडेटेड बेसिस पे रैनबैक्सी और सन फार्मा का एक ऑप्टिमम पिक्चर देखने को मिले। तो आई वुड से दैट आज शायद थोड़ा वीक खुले लेकिन ओवरऑल जो लॉन्ग टर्म पिक्चर है वो अभी भी इंटैक्ट ही है। चलिए, लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए स्थिति ठीक है लेकिन आज थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है। जो AGM हुई है ओवर द वीकेंड, वहां से जो संकेत मिले हैं वो थोड़े से
खराब दिख रहे हैं। हम अब बात करते हैं कि आज कहां पर ट्रेड का मौका है। वरुण दुबे हमारे साथ है। वरुण बताइए क्या कह रहे हैं जानकार। देखिए, ज्यादातर खरीदारी की सलाह है। सबसे पहले तो आरके ग्लोबल के राकेश बंसल ने जेट एयरवेज में खरीदारी की सलाह दी है। अच्छा खासा ब्रेकआउट डिस्काउंट में देखने मिला है, इसी के चलते खरीदारी की सलाह है। 2 से 3 दिनों में 490 के लक्ष्य काउंटर आपको दिखा सकते हैं, यानी कि 10% के ऊपर के रिटर्न आपको ये काउंटर कमा के दे सकता है। वही मलकान फ्यू.com के विशाल मलकान ने NIT लिमिटेड में खरीदारी की सलाह दी है। 4 से 5 दिन में आपको स्टॉक में 99 के लेवल देखने मिल सकते हैं। और सबसे आखिरी में मैक्स ग्रोथ कैपिटल के आशुतोष सल्ला ने यहाँ टाटा मोटर्स में खरीदारी की सलाह दी है। 1 से 2 दिनों में 405 के लेवल काउंटर आपको दिखा सकते हैं, यानी कि 1 से 2 दिनों में करीब 5% के रिटर्न आपको इस काउंटर में कमाने मिल सकते हैं। और तीनों के तीनों जो स्टॉक्स है आज वो खरीदारी के ही हैं। जी, और मानस भी हमारे साथ बने हुए हैं। मानस बताइए आपकी 2 पिक्स आज के लिए। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट रहने के चांसेस ज्यादा हैं, इसलिए एक बाय और एक सेल कॉल रहेगा। पहला सेल कॉल SDIL पे रहेगा, जहां पर स्टॉक 73 के आसपास पिछले 1 मंथ से लगातार सपोर्ट ले रहा था, बट लास्ट सेशन में वॉल्यूम्स के साथ ये लेवल्स ब्रेक हुए हैं। 50-डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक निकल गया है। ऑस्लेटर्स देखिए तो नेगेटिव क्रॉसओवर दे रहा है। तो मैं समझता हूँ यहाँ पर पॉसिबल है कि हम एक करेक्शन देखें। आने वाले 3 से 4 दिन में स्टॉक 65 के लेवल्स टच कर सकता है। तो यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है, जिसके स्टॉप लॉसेस 76 रहेंगे। और एक बाय कॉल रहेगा कर्नाटका बैंक में, जहां पर कल फ्राइडे के सेशन में लोअर लेवल से बाइंग इंटरेस्ट देखा गया। वॉल्यूम बहुत बेहतर थे। पैटर्न को देखें तो हाई टॉप्स हायर बॉटम्स डेली चार्ट पे दिखते हैं। तो ऐसा उम्मीद करता हूं कि स्टॉक अपना 200 दिनों का मूविंग एवरेज ब्रेक करेगा और कहीं ना कहीं 139 के लेवल्स टच करने की कोशिश करेगा। इसलिए यहां पर बाय का रिकमेंडेशन है। 123 के स्टॉप लॉस रहेंगे। ओके, तो ये हैं ट्रेडिंग कॉल्स जहां पर आज एक्शन रहेगा। लेकिन एक स्टॉक जो कई हफ्तों से एक्शन में और ये एक्शन शुक्रवार के सेशन में बढ़ता हुआ दिखा है, जेट एयरवेज। अविनाश, राय है खरीदारी करने की? अब तो बड़े बड़े इन्वेस्टर भी कूद रहे हैं और राकेश जी ने, देखिए राकेश झुंझुनवाला ने खरीदा है शुक्रवार को 12.25 लाख शेयर खरीदे हैं 422.75 में। क्या राय रखते हैं आप जेट और स्पाइस जेट पर? नहीं, इनफैक्ट अनिल, अगर हम सही में कहें तो एयरलाइन सेक्टर वापस फ्लेवर में आ रहा है। इंडिगो का IPO के बाद अभी हमको मार्केट्स में रिपोर्ट जैसे मिल रहा है कि शायद गो एयर का भी IPO थोड़े समय में आएगा। तो आई थिंक एयरलाइन सेक्टर में वापस एक बज आया है। अगर हम ऑपरेशनली जेट के नंबर्स देखें तो मेरे राय में तो नंबर्स डेफिनेटली थोड़े से एक्सपेक्टेशन से बिलो आ गए। आई थिंक एक्सपेक्टेशन करीबन 120-25 करोड़ का प्रॉफिट अनुमान था, जहां पे जेट ने करीबन 80 करोड़ का प्रॉफिट रिकॉर्ड किया है। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि जो प्रॉफिट का जो ट्रेंड है वो शायद अभी आने वाले क्वार्टर्स में कंसिस्टेंटली इंटैक्ट रहना चाहिए। क्लियरली क्रूड के प्राइसेस कम हो चुके हैं और होपफुली अगर ट्रैफिक ग्रोथ बढ़ता है तो मेरे ख्याल से जेट का जो ज्योग्राफिकल रीच है बोथ इंटरनेशनल एज वेल एज डोमेस्टिक मार्केट में वो काफी सबसे बेहतरीन है अगर हम स्पाइस को कंपेयर करें। तो मेरे ख्याल से क्लियरली लॉन्गर टर्म के लिए अगर कोई 1.5-2 साल का व्यू रखता है तो ही एयरलाइन स्टॉक्स में निवेश करें, क्योंकि क्लियरली ये सेक्टर ऐसा है जहां पे ऑलवेज ऑन अ रेगुलर बेसिस टिकट की डिस्काउंटिंग होती है। क्रूड के प्राइसेस वोलेटाइल रह सकते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे वेल्थ क्रिएशन या बड़ा अपसाइड कमाने के लिए समय शायद ज्यादा देने के लिए इन्वेस्टर्स को जरूरत है। शॉर्ट टर्म में ये सारे स्टॉक्स काफी फेवरेट है ट्रेडर्स के और क्लियरली इसमें एक वोलेटाइल मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बट लॉन्गर टर्म के लिए डेफिनेटली आउटलुक पॉजिटिव है। इंडिया के लिए क्रूड के प्राइसेस और घटेंगे तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली इनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंटैक्ट रहेगी। चलिए, तो ये जेट पर कराई है। लेकिन 2 शेयर जिन्होंने बाजार की कमर तोड़ी पिछले सत्र में, ITC और L&T, जहां पर हमने देखा है ITC का के लिए खराब तिमाही थी, उसके बाद L&T ने जो अपना गाइडेंस दिया है आने वाले क्वार्टर्स के लिए वो खराब दिख रहा है जो ऑर्डर बुक की पोजीशन है उस लिहाज से। गौरव, दोनों में बड़ी शॉर्ट की पोजीशंस बिकवाली के सौदे आए हैं। अब आज के लिए क्या संकेत है? प्री ओपन सेशन में आधा % नीचे है शेयर। क्या और टूटेंगे या फिर जो होना था वो फ्राइडे के सत्र में हो चुका है और गिरावट की संभावना नहीं है? देखिए, अगर आप ITC अगर बात करें तो जब इसमें 330 का काफी एक ऑप्शन कॉन्सेंट्रेशन में काफी एक अच्छी मात्रा में OI था, वहां से एक ब्रेकआउट आया था शॉर्ट कवरिंग के बाद फर्स्ट लॉन्च बना। तो मेरा मानना है 330 का जो एक महत्व है वो बना रहेगा। 330 के नीचे अगर जाएगा तो मेरे हिसाब से फिर एक 315 तक के लक्ष्य देखने मिल सकते हैं। तो अगर किसी को फ्रेश शॉर्ट्स करने हैं तो 330 के नीचे कीजिए। अगर कुछ सोच रहा है 360 से गिर रहा है तो अब मौके नहीं है, तो मैं कहूंगा ऐसा नहीं है। अगर 330 सस्टेन कर लेगा उसके नीचे तो फिर एक बिकवाली का
दौर शुरू होगा जहां पे और शॉर्ट्स अग्रेसिवली बनते देखे जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। 1380 1385 सपोर्ट लेवल है मेरे हिसाब से लार्सन एंड टुब्रो के लिए। अगर वो सस्टेन कर लेगा तो एक उछाल आ सकती है। जो अभी मुझे संकेत जो मुझे डेटा से दिख रहा है वो ये है कि अभी बोलूं थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर थोड़ा भी एग्जॉशन दिखा मुझे, जो शॉर्ट्स पोजीशन बने एक दिन के लिए, अगर कंसिस्टेंटली बनते हैं तो ठीक है। अगर जहां पे भी एक दिन में शॉर्ट्स बनते हैं, लॉन्ग बनते हैं और प्राइस एक्शन हो जाता है और फिर वापस वही चीज दोबारा नहीं रिपीट होती है, तो उसमें एक रिवर्स एक्शन की गुंजाइश काफी बढ़ जाती है। तो मैं वो सबसे कॉन्ट्रा प्ले करूंगा। अगर 1400 सस्टेन करता है तो मेरे सबसे बाय कर सकते हैं 20 रुपीज का स्टॉप लॉस, और आप इसमें फिर से 60-70 रुपीज का टारगेट रख सकते हैं। 1380 के नीचे मेरा मानना है कि आपको फ्रेश शॉर्ट्स वाला दिखेंगे। अगर शॉर्ट्स करनी है तो मेरे हिसाब से शायद भेल है, उसमें आपको ज्यादा वीकनेस दिखेगी रिलेटिवली एलएनटी के हिसाब से। तो मेरे हिसाब से एलएनटी में वेट कीजिए और 330 के नीचे आईटीसी शॉर्ट कर सकते हैं। आईओबी 10% नीचे दिख रहा है प्री ओपनिंग सेशन में और वॉल्यूम भी हो रहे हैं। 62,000 शेयरों के आसपास का वॉल्यूम दिख रहा है मुझे प्री ओपनिंग सेशन में आईओबी में। एनएसई पर वायदा कारोबार का स्टॉक है, ये बताएं गौरव कितना गिर सकता है ये स्टॉक, और अब कहीं कोई बड़ा सपोर्ट कोई दिख रहा है नीचे किन लेवल्स के आसपास? 10% की तो मेरे ख्याल से ये पहली सर्किट है और उसके बाद 5% की जो रिलैक्सेशन दी जाती है उस पर नजर रखनी होगी। तो प्री ओपनिंग सेशन में 10% से ज्यादा तो गिर नहीं सकता। देखिए, अगर उछाल हो तो कोई कह सकता है स्काई इज द लिमिट। अभी यहाँ पे तो मैं वो भी नहीं कह पाऊंगा कि कितना एक बार नीचे गिर सकता है, लेकिन जो सबसे पोजीशंस वगैरह हैं, एक बार पैनिक सिचुएशन आएगी। जैसे आपने कहा 10% की गिरावट है, मैं बहुत अच्छे से इसको ट्रैक नहीं करता हूँ कि काफी वर्डल स्टॉक है, लॉसेस बड़े होते हैं तो काफी लोग फंस जाते हैं। तो हम लोग क्लाइंट्स को जनरली डेरिवेटिव्स में पोजीशन लेने की सलाह नहीं देते हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा किसी के पास अगर लॉन्ग है तो एक बार ओपनिंग में एग्जिट कर दीजिए, क्योंकि फिर शायद फिर मौका ना मिले, फ्रेश शॉर्ट्स बनते रहेंगे। पिछले कुछ दिनों से शॉर्ट्स नहीं बने, तो अगर दौर अभी से चालू होगा तो मुझे नहीं लगता है वो 1 या 2 दिन में रुकेगा। मेरे ख्याल शायद ये और चलते रहेगा तो आपको और इसमें वीकनेस देखी जा सकती है। बहुत बुरे दिन देखने को मिल सकते हैं आईओबी में। इनफैक्ट यहाँ पर क्रेडिट स्विस, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, उन्होंने एक ब्रोकरेज कॉल दिया है, 19 का टारगेट दिया है, पहले 29 था, 10 रुपए सीधा काटा है, तो उसका भी असर देखने को मिलेगा। तो बेहद नेगेटिव आउटलुक बनता हुआ आईओबी को लेकर। आईडीएफसी, इसके भी नतीजे आए गौरव, इस पर आपकी मैं राय लेना चाहूंगी, जहां पर हमने देखा है नेट लॉस इस बार ही आया है और वो बढ़ गया है। 1400 करोड़ से ज्यादा का नेट लॉस है, 6.5% की गिरावट प्री ओपन सेशन में। क्या उससे ज्यादा टूट सकता है शेयर? देखिए, पॉसिबिलिटी है, लेकिन मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगा कि जब से इसमें कॉर्पोरेट एक्शन वगैरह हुआ है उसके बाद से एफएनओ की एक्टिविटी इसमें थोड़ी रेस्ट्रिक्टेड हो चुकी है, क्योंकि काफी लोग कंफ्यूज भी थे। जब ये कॉर्पोरेशन हुआ था उसी दिन काफी लोगों ने कॉल पुट में काम किया था और फिर उनको पैसे नहीं मिले थे कि अरे स्टॉक गिर रहा है, लेकिन पुट में पैसे नहीं आ रहे हैं, कंफ्यूज थे। कुछ लोगों ने कैरी फॉरवर्ड भी किए जबकि वो कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर हो रहे थे। तो वो एक रीजन है कि आपको यहाँ पे इतनी ज्यादा भारी मात्रा में ऑप्शन की या फ्यूचर्स की बहुत भारी मात्रा में एक्टिविटी नहीं दिखेगी, लेकिन हाँ गिरने के संकेत वगैरह है, चांसेस है कि एक बार ये अच्छी खासी गिरावट दिखी जा सकती है। लेकिन इसमें मैं फिर शॉर्ट्स की सलाह नहीं दूंगा, स्टेबल होने दीजिए। मेरे हिसाब से इसमें शायद थोड़े नीचे प्ले में एक बाउंस आ सकता है। थोड़ा अभी भी जब मैंने कहा कि एब्सेंस ऑफ अग्रेसिव शॉट्स वो अगर प्ले करेगा तो एक शायद उछाल आ सकती है, टेम्पररी से ही, लेकिन उछाल आ सकती है। ओके, ये राय आती हुई। लेकिन आईडीबीआई बैंक, यहां पर फिर से खबरें आ रही है जो काफी लंबे समय से बस चल रहा है कि शायद सरकार स्टेक सेल कर सकती है। मुनाफे वाली जो पीएसयू बैंक है उसमें स्टेक सेल की बात चल रही है और आईडीबीआई इस खबर के दम पर कई बार उछलता हुआ दिखा है। अविनाश से हम राय बाद में लेंगे, लेकिन एक बार इस पर एक टेक्निकल चेक फटाफट ले लेते हैं। मानस, चार्ट क्या करें कि आईडीबीआई बढ़ सकता है? देखिए, जो फ्राइडे के पैटर्न है उसको देख के तो लगता है कि स्टॉक करेक्ट होना चाहिए, 80 रुपए के आसपास तक आ सकता है। बट ओवरऑल ट्रेंड की बात करिए तो मैं समझता हूँ बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर है और अगर आपका टाइम फ्रेम 2 से 3 मंथ का है तो बिल्कुल गिरावट पे स्टॉक को बाय करना चाहिए। इसके टेक्निकल टारगेट 99 और 100 रुपीज के आसपास आते हैं, जो कि आने वाले 2 मंथ में टेस्ट हो सकते हैं। तो छोटी सी गिरावट पे स्टॉक को बाय करें। रिलायंस कम्युनिकेशन एक और शेयर जो रेडार पर रहेगा, जैसे खबरें हैं आज वो बोर्ड बैठक होने वाली है और ये सिस्टमा शाम का कारोबार खरीदने वाले हैं अपनी मोबाइल सर्विसेज को और मजबूत करने के लिए, अपने टेलीकॉम बिजनेस को और मजबूत करने के लिए। स्टॉक पहले एक्टिव रहा है, अब बताइए क्या कॉल रहेगा मौजूदा भाव पर मानस?
देखिए, जिस तरह के पैटर्न्स पिछले करीब 2-3 मंथ में बने हैं, 50 रुपए के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया और हायर टॉप से हायर बॉटम बन रहे हैं। 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक निकल गया है। पिछले 7-8 दिनों में जरूर करेक्ट हुआ है, बट मैं समझता हूँ ये करेक्शन एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 70 रुपए के आसपास सपोर्ट दिखता है, तो 69 का स्टॉप लॉस रखें और मैं उम्मीद करता हूँ कि स्टॉक 85 और 90 रुपीज के लेवल्स आने वाले 2 से 3 हफ्ते में टेस्ट कर सकता है। ओके, ये राय आती हुई। फिलहाल प्री ओपनिंग सेशन काफी बेहतर नजर आ रहा है। यहाँ पर 50 अंक ऊपर सेंसेक्स की शुरुआत हो रही है, निफ्टी महज 11 अंक नीचे दिख रहा है, तो इंटरेस्टिंग है। सेंसेक्स और निफ्टी अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, देखना होगा कौन सा डायरेक्शन सही होता है फिलहाल। लेकिन जो मजबूती आती दिख रही है महिंद्रा एंड महिंद्रा के अच्छे नंबर्स के दम पर आती हुई दिख रही है। एक क्विक चेक चार्ट्स पर शायद अब देर हो चुकी है, हम प्री ओपनिंग सेशन खत्म हो चुका है और ओपनिंग बाजार की ओपनिंग होने वाली है, उसके बाद हम लेंगे। लेकिन 2 स्टॉक कमजोर दिख रहे हैं, वो है सन फार्मा 1.5% नीचे, अदानी पोर्ट आज नतीजे पेश करेगा, वो 1% नीचे है। एलएनटी में 0.5% का नुकसान है, आईटीसी में 0.5% का। तो कुछ डाउनग्रेड्स आए हैं एलएनटी और आईटीसी पर नतीजों के बाद। अच्छे दमदार नंबर्स महिंद्रा एंड महिंद्रा ने पेश किए, मंथली सेल्स के 20% की ग्रोथ काफी लंबे समय बाद आई है, डबल डिजिट में। स्टॉक 1.5% मजबूत है, आइडिया थोड़ा मजबूत खुलने के संकेत देता हुआ। ये स्टॉक्स हैं जो एक्शन में है पॉजिटिव साइड पर। चलिए बाजारों के खुलने की तैयारी, पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती है, सेंसेक्स और निफ्टी पर शुरुआत हुई है। यहाँ पर देख लेते हैं किन लेवल्स के आसपास। 50 अंक ऊपर आपको सेंसेक्स दिखेगा, 10 अंक नीचे आपको निफ्टी नजर आएगा। तो ये शुरुआत होती हुई दिख रही है सेंसेक्स और निफ्टी में। इस वक्त सेंसेक्स के रेट्स नहीं बदल रहे, देखना होगा बीएसई के प्राइसेस बदल रहे हैं या नहीं। बीएसई के प्राइसेस फिलहाल सेंसेक्स के बदलते हुए नहीं दिख रहे हैं। चलिए हम निफ्टी पर ही फोकस करें फिर। 8050 के आसपास निफ्टी ने शुरुआत की है, 17 अंक नीचे निफ्टी है इस वक्त। तो सेंसेक्स के रेट्स पर न जाएं, निफ्टी के रेट्स पर जाएं, वो ज्यादा सही है। 2.25% नीचे है सन फार्मा, एलएनटी 2% नीचे, टाटा स्टील में 1% का नुकसान, भारतीय आईटीसी जैसे दिग्गज 1% फिसलते हुए दिख रहे हैं। तो ये सारे दिग्गज मिलकर बना रहे हैं दबाव। मजबूत क्या है? टाटा मोटर्स और महिंद्रा मजबूती देते हुए, आईसीआईसीआई बैंक में खरीदारी का रुझान बरकरार। ये स्टॉक हैं जो तेजी की तरफ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं इस वक्त। अब भी सेंसेक्स और निफ्टी के रेट्स आने बाकी हैं। 14% का बड़ा नुकसान होता दिख रहा है आईओबी में इस वक्त। पहली टिक पर यहाँ पर नुकसान होता हुआ दिख रहा है। आईओबी गिरावट तेज गहराती हुई नजर आई है यहाँ पर खराब नतीजों के बाद। ये संकेत साफ तौर पर दिख रहा है। बता दूं आपको एक बार फिर से, जो रेट्स आपके सामने आते हुए दिख रहे हैं वो सिर्फ एनएसई के हैं। बीएसई में खासतौर से सेंसेक्स मेरी स्क्रीन पर यहाँ पर फ्रेश नहीं होता दिख रहा है, रिफ्रेश नहीं होता दिख रहा है। तो यहाँ पर देखना होगा सेंसेक्स के प्राइसेस किस तरह के आते हैं। फिलहाल जो नंबर्स आ रहे हैं वो बीएसई के। चलिए नतीजों के दम पर सुजलोन ने 1% के आसपास के नुकसान के साथ शुरुआत की है। वायदा कारोबार की तस्वीर देख लें, 13% नीचे आईओबी है, टाइटन 4.5% टूटा है, आईडीएफसी ने कमजोर नतीजे पेश किए, 3.25% का नुकसान यहाँ पर है। और सन फार्मा एलएनटी जैसे दिग्गज तो कमजोरी है, लेकिन आईओबी का असर यूको बैंक पर 1.5% नीचे आपको नजर आएगा। बाटा कमजोर खुलता हुआ दिख रहा है आज के सेशन में। मजबूत किया है जेएसडब्ल्यू एनर्जी 2.5% की तेजी के साथ वायदा कारोबार का टॉप गेनर। एमएनएम में 2.5% का फायदा। आरकॉम आज सिस्टेमा के साथ अपनी डील का ऐलान कर सकता है, 1.5% की मजबूती यहाँ पर आती हुई दिख रही है। और टाटा मोटर्स में भी एक ऐलान आने की उम्मीद है और उस स्टॉक में भी तेजी आज 1% की। अब सेंसेक्स के रेट जो मेरे सामने दिख रहे हैं 165 अंक ऊपर है, 163 अंक ऊपर। और अनिल मैंने तुरंत इस बार क्या रीजन हो सकता है? निफ्टी नीचे सेंसेक्स ऊपर और ऐसा कोई स्टॉक मुझे दिख नहीं रहा है। मेरे ख्याल में वो एडजस्टेड रेट आना पड़ेगा अनिल, क्योंकि अभी भी कुछ दिक्कतें हैं। बीएसई की वेबसाइट पर भी वो अपडेट नहीं हो रहा है, तो देखेंगे कि वाकई में क्या लेवल्स हैं इंडेक्स के। लेकिन शेयर पर फोकस कीजिए। जेट एयरवेज 5% ऊपर। इसके अलावा आरकॉम जैसे अनिल ने कहा वो सिस्टमा शाम के साथ डील के पहले तेजी आती हुई। नतीजों के लिहाज से आज कई कंपनियां रिएक्ट करेंगी। आईओबी अब 14% नीचे है। आईडीएफसी का प्रदर्शन नरम रहा है इस बारी, तो आप देखिए स्टॉक कमजोर खुला है। एचडीआईएल में 2 जानकारों ने सीएनबीसी आवाज पर एक बिकवाली की राय दी है, 2.5% नीचे वो स्टॉक आता हुआ। इसके अलावा टाइटन आपके लिए हाजिर करते हैं, क्योंकि टाइटन की तिमाही इस बारी बहुत खराब थी। यहाँ पर हमने देखा है मार्जिन 7.5% पर आए हैं, काफी गिरावट आई है, 5% टूटा है शेयर, बेहद खराब स्थिति। जिंदल ड्रिलिंग यहाँ पर भी आप देखिए खराब प्रदर्शन। मुनाफे में हमने देखा है करीब 35% तक की गिरावट देखने को मिल रही है और वो भी रिफ्लेक्ट कर रहा है शेयर के भाव में। यहाँ पर आज जो शुरुआत है वो कमजोरी के साथ ही हुई है। जिंदल ड्रिलिंग आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। स्टॉक जो है करीब 1% नीचे खुलता हुआ। मुंजाल ऑटो के लिए खराब तिमाही, स्टॉक 6% नीचे है। साथ ही साथ कुछ और मिड कैप कंपनियां जिनमें आज नतीजों का पहले असर देखने को मिलेगा। GHCL नतीजे अच्छे रहे, 51 करोड़ का मुनाफा देखने को मिला है, लेकिन स्टॉक आज 1% नीचे खुला है। गॉडफ्री फिलिप्स का प्रदर्शन इस बारी बेहतर था, स्टॉक एकदम फ्लैट है। हालांकि सुजलॉन देखिए, जैसे अनिल भी कह रहे थे कि ऑपरेशनल परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा दिख रहा है इस तिमाही में और स्टॉक पर वो साफ
फायदा भी आता हुआ 2% की तेजी के साथ शुरुआत इस कारोबार की देखने को मिली है। ऑटो कंपनियों में आइशर आपके लिए हाजिर करेंगे, क्योंकि आइशर की जो रॉयल एनफील्ड की सेल्स हैं वो बेहतर रही है, तो स्टॉक पर इसका असर आता हुआ करीब 1% तक की तेजी इसमें भी देखने को मिली है। दूसरे कुछ काउंटर्स जहां पर नतीजों का इम्पैक्ट रहेगा, नतीजों का असर रहेगा, ओरिएंट पेपर एंड इंडस्ट्रीज बेहद खराब प्रदर्शन इस तिमाही में 4% टूटा है ये काउंटर। आईएफबी इंडस्ट्रीज ये 6% नीचे, यहां पर भी एक खराब क्वार्टर ही रहा है, बहुत खराब नतीजे आए हैं। मर्क में देखिए खराब तिमाही, दबाव देखने को मिला है कंपनी के ऑपरेशंस पर और 2% का नुकसान देखने को मिला। तो जहां पर बाजार को नतीजे खराब लगे हैं वहां पर सीधा एक थम्स डाउन आया है, एक शॉर्ट का कॉल आया है। रिलैक्सो फुटवेयर देखिए 2-3% ऊपर, क्योंकि रिलैक्सो के नतीजे काफी अच्छे रहे, मुनाफे में 56% का इजाफा, रेवेन्यू जो है करीब 16% बढ़ता हुआ दिखाई दिया। और एविएशन कंपनियों में फ्लेवर अभी भी बरकरार है, यहां पर स्पाइस जेट 3.5% की तेजी दिखाता हुआ, जेट की हम पहले बात कर रहे थे, जहां पर 5% तक की बढ़त देखने को मिली है। नीचे आई हुई हर्षदा, दिन के लो पॉइंट पर आ गया है, यहाँ गिरावट थमती हुई नहीं नजर आ रही, किसी भी टिक से हर लेवल से नीचे जा रहा है। यहाँ पर तो 14% नीचे है, इनफैक्ट एफएनओ स्पेस में 40% का डिस्काउंट भी चल रहा है कैश मार्केट के प्राइस से, तो उससे अंदाजा लगेगा आपको किस तरह का रुझान है। स्टॉक 2020 के कुछ बजर्स आपके सामने ले आए हम। आईओबी शॉर्ट करने की राय जो थी हमारे कैप्टन की तरफ से, उसके पहले नीरज ने खरीदारी की जो राय दी थी जेट स्पाइस जेट में, वो एकदम सही सटीक साबित हुई है। ग्रेन्यूल्स नतीजे के बाद तेजी के मूड में है और टाटा मोटर्स में भी एक अच्छी मजबूती का माहौल। आशीष ने जहां राय दी थी, ओहो आईओबी टाइटन दोनों ही बेचने की सलाह एकदम परफेक्ट, और सुंदरम ब्रैक सुबेक्स खरीदने की राय भी इस बाजार में सही साबित होती दिख रही है। तो काफी जबरदस्त एक्शन इस वक्त दिख रहा है यहाँ पर इन सारे शेयरों में आपके सामने। तो चलिए ये रुझान है इस वक्त, और साफ तौर पर आईओबी में यहाँ पर अब 13-14% का कट आता हुआ देगा। चार्ट पर मानस बताएं अब क्या लेवल है अहम आईओबी के लिए, 14% की इतनी तेज गिरावट हो चुकी है। देखिए मैं पहला टारगेट तो करीब 26 रुपए के आसपास समझ रहा हूँ, उसके नीचे जाएगा तो नए टारगेट्स देंगे, बट जिस तरह के पैटर्न्स बन रहे हैं, जिस तरह का डाउनसाइड ब्रेकआउट आया है, मैं समझता हूँ 26 रुपए के लेवल्स पॉसिबल है स्टॉक में। चले तो यहाँ पर आगे और 26 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, धीरे धीरे करके फिसल रहा है शेयर वो और गिरावट आएगी। यहाँ पर अगर किसी ने निवेश किया हुआ है तो उनको पहले एग्जिट कॉल लेना चाहिए, उसके बाद देखना चाहिए क्या होगा, कैसे सुधार आएगा बैंक के परफॉर्मेंस में। जो पैसा हाथ लग रहा है पहले वो तो निकाले। नहीं बिल्कुल हर्षदा, मुझे नहीं लग रहा है कि मानस ने 26 रुपए का टारगेट दिया है। मैं तो समझता हूं कि ये सिंगल डिजिट स्टॉक होगा, ये तो कोई उसमें कोई ये नहीं है। जैसे प्रदीप ने कहा कि इस बैंक का मर्जर भी कोई प्रॉफिटेबल बैंक एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली एसेट क्वालिटी बहुत ही खराब है। तो मुझे तो लग रहा है जो मिल रहा है वो टेबल पे लेके जाए। अविनाश आप इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि ये तो गया, ठीक है, अब जिस बैंक के साथ इसके मर्जर की बात हो उस बैंक को भी जब खबर आए तब शॉर्ट करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि इट इज लाइक अपने गले में फंदा डालने जैसी चीज है। तो क्या है कि गवर्नमेंट अगर मजबूरी में जबरदस्ती किसी ये बैंक को मर्ज करवाती है तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट जो जो पेरेंट बैंक है उसके ऊपर भी आएगा। तो आई वुड सजेस्ट दैट रुकना नहीं चाहिए, इन्वेस्टर्स को डेफिनेटली ऐसे शेयर से बिल्कुल पूरी तरह से अपनी पोजीशन एग्जिट करनी चाहिए। चलिए पूरी तरह से एग्जिट करें, दोबारा सोचे भी नहीं कि यहाँ से कुछ रिकवरी आएगी, कुछ यहाँ पर सरकार मदद करने की कोशिश करेगी, पहले आप पैसा निकाल लें। दूसरे काउंटर जहाँ पर आज हम देख रहे हैं बिकवाली का दबाव बना हुआ है, सन फार्मा 2% नीचे। जैसे हम आपको कह भी रहे थे कि एजीएम हुई और वहां से जो संकेत दिए हैं कंपनी ने कि FY16 में हलोल में जो उनको सप्लाई ठीक से मिल नहीं रही है उससे दबाव बना रहेगा, अपने नॉन कोर एसेट्स को और ये एग्जिट करेंगे, बेचेंगे, वो एक पॉजिटिव जरूर है। लेकिन FY16 से ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। स्टॉक क्या और नर्म बिक सकता है आने वाले समय में मानस, क्या बिकवाली करे मौजूदा भाव पर? देखिए 15 दिन से स्टॉक 880 के आसपास सपोर्ट ले रहा था और आज वो लेवल्स ब्रेक हुए हैं, 200 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक चला गया है, तो बिल्कुल शॉर्ट पोजीशन लेनी चाहिए। मैं समझता हूँ 800 के लेवल्स बिल्कुल पॉसिबल है, तो छोटे से उछाल पे जहां स्टॉक 875 के लेवल सेट करे वहां पर शॉर्ट करें, और आपके उस केस में स्टॉप लॉसेस करीब 895 के ऊपर होंगे। बजाज ऑटो का शेयर देखिए 3% नीचे। अब सन फार्मा को ये ओवरटेक करता हुआ टॉप लूजर्स में, क्योंकि बिक्री के आंकड़े जो आए हैं वो खराब आए हैं। मोटरसाइकिल बिक्री 3,36,00,000 यूनिट थी पिछले साल इसी महीने में, ये 3.5 लाख के आसपास आई, यानी कि साल दर साल हम देख रहे हैं
दबाव देखने को मिला है। कम गाड़ियां बेच पाए हैं, कम टू व्हीलर्स बेच पाए हैं। और यहाँ पर जब पिछले महीने हमने देखा है वो फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो गई थी, ऑटो कंपनियों में आप कह सकते हैं फिर फोर व्हीलर्स का प्रदर्शन थोड़ा बेहतर देखने को मिला है बजाज ऑटो की तुलना में। नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट अगर टू व्हीलर्स की बात करें तो इनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह है हर्षदा की मानसून हैज नॉट बीन अप टू एक्सपेक्टेशन, तो रूरल डिमांड काफी हद तक इम्पैक्ट हो चुका है। तो मुझे लग रहा है कि क्लियरली टू व्हीलर स्पेस में अंडर परफॉर्मेंस थोड़ी ज्यादा रहेगी, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली कॉम्पिटिशन और जो मार्जिन प्रेशर है वो फोर व्हीलर्स के मुकाबले में काफी ज्यादा है। अगर हम मारुति की बात करें तो मारुति ने क्लियरली कहा है कि जो नए प्रोडक्ट्स है, हालांकि एक दो प्रोडक्ट्स इनके नहीं चले, लेकिन वहां पे एटलीस्ट जो रेट कट का जो इम्पैक्ट है वो आने वाले एक दो महीनों में पॉजिटिवली वॉल्यूम ग्रोथ पे देखने को मिलेगा। तो आई वुड सजेस्ट दैट कमर्शियल व्हीकल प्लेयर्स और पैसेंजर कार प्लेयर्स ये ऑटो स्पेस में आगे चल के अच्छी तरह से आउट परफॉर्मेंस दिखाएंगे, लेकिन टू व्हीलर्स में डेफिनेटली कम से कम एक दो महीनों के लिए आपस आपको शायद अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिले। ओके। और इस बीच अब लग रहा है सही रेट्स आते हुए दिखाएं। सेंसेक्स 80 अंक नीचे है और निफ्टी 22 अंक नीचे आपको नजर आएगा। मिड कैप इंडेक्स में भी 1/4% का नुकसान है और बैंक निफ्टी भी 50 अंक नीचे। तो इंटरेस्टिंग बात है कि अब यहाँ पर कमजोरी के रुझान साफ तौर पर दिख रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप देखें तो सिर्फ ऑटो इंडेक्स एक ऐसा है जो थोड़ा सा हरे निशान में ट्रेड कर रहा है, 1/4% से ज्यादा की मजबूती टाटा मोटर्स और मारुति के दम पर। अदरवाइज सारे के सारे इंडेक्स इस वक्त ऐसे हैं जो लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं, जिसे लीड कर रहे हैं फार्मा, कैपिटल गुड्स में देखिए एलएनटी 1400 के नीचे फिसलता हुआ दिख रहा है। इस स्टॉक पर नजर नहीं गई, अब एलएनटी पर गिरावट बढ़ती हुई दिख रही है। एलएनटी में कमजोरी बढ़ती नजर आ रही है। 1388 का लेवल 1.5% का नुकसान एलएनटी में हो चुका है अब आज सुबह। ये बताएं मानस, कैपिटल गुड्स में क्या शॉर्ट करेंगे? एलएनटी, भेल, क्रॉम्पटन, इन तीन में से आपकी चॉइस कैसे होगी? 1, 2, 3। देखिए, एलएनटी के साथ एक दिक्कत यह है कि बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट मेरे ख्याल से 1 साल हो गया स्टॉक ने 1400 के लेवल्स ब्रेक नहीं किए थे और वो लेवल्स को ब्रेक करना थोड़ा नेगेटिव जरूर है। अगर एक ट्रेडर के तौर पे देखें तो मैं समझता हूं कि यहां पर एक शॉर्ट बनाने चाहिए जिसके स्टॉप लॉसेस 1415 के ऊपर होंगे और टारगेट 1340 के रहेंगे। बट यहां पर ये जरूर मेंशन करूंगा कि लॉन्ग टर्म चार्ट्स अभी इतने खराब नहीं है और मैं समझता हूं कि अगर आप निवेशक हैं और 1 से 1.5 साल तक निवेश कर सकते हैं तब तो आपको गिरावट पे बाय करना है। बट ट्रेडिंग के लिहाज से स्टॉक खराब लगता है, इसलिए एक शॉर्ट कॉल है। चलिए, तो यहाँ पर आगे छोटी अवधि में कुछ दबाव का सिलसिला जारी रहेगा, ये स्टॉक और पिटेगा। कुछ और काउंटर्स में एचडीआईएल कमजोर है आज। बाटा में हम देख रहे हैं वायदे बाजार में बिकवाली का दबाव आता हुआ, तो ये छोटी कंपनियां हैं जहां पर बिकवाली की पोजीशंस काफी ज्यादा देखने को मिल रही हैं। टाइटन पे मैं गौरव आपकी राय लेना चाहूंगी। 331 पर ट्रेड करता हुआ खराब नतीजे हैं, क्या स्टॉक में वो रिएक्शन आ गया है या फिर आपको लग रहा है अपोजिशन और हल्की होगी, लोग और बेचने के लिए सामने आएंगे? देखिए 340, 345 जोन एक ऐसा था जहां से स्टॉक ने एक उछाल देना चालू किया था, तो वहीं से शॉर्ट कवरिंग का सिलसिला चालू था। फिर फ्रेश लॉन्ग्स बने थे, 360 तक स्टॉक गया था। मेरे हिसाब से वो जो पोजीशंस है वो अनवाइंडिंग है, फ्रेश शॉर्ट्स अभी आपको देखने मिलेंगे। पॉसिबिलिटी है कि आपको यहाँ से और थोड़ा आपको देखने मिले, 320 तक एक बार स्टॉक आ सकता है, 320, 322 तक आ सकता है। पिछली बार में जब इसमें लॉन्ग अनवाइंडिंग या फ्रेश शॉर्ट्स बनना चालू हुए थे इसी लेवल्स पे, तो एक बार 10 रुपए का डाउन मूव लिया था। तो मेरे हिसाब से और स्टॉक नीचे आ सकता है। जिसको बाय करना है मेरे हिसाब से होल्ड कीजिए। इसके पास शॉर्ट्स है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए आप रखिए और 320 तक आपको लक्ष्य नहीं मिल सकता है। फ्रेश शॉर्ट्स आप थोड़ा ऊपर में कीजिए, 336, 37 मेरे हिसाब से अच्छा लेवल है। अगर वहां तक स्टॉक आता है तब भी आप इसमें शॉर्ट्स बना सकते हैं। ये लेवल पे शायद रिस्क इतना फेवरेबल नहीं है। रिस्क इतना फेवरेबल नहीं हो शायद इन लेवल्स पर, लेकिन पीएसयू बैंक्स में बैंक ऑफ बड़ौदा 2% टूट चुका है। एक्चुअली सारा जो रिएक्शन है वो न्यूज के दम पर ही आता हुआ दिख रहा है। जहां नंबर्स कमजोर हैं वहां पर एक्शन, या जहां खराब खबर है वहां पर एक्शन, जहां डाउनग्रेड्स हैं वहां पर एक्शन। बजाज ऑटो जैसा हर्षद आपने कहा, सन फार्मा में देखिए 2.25% नीचे, एलएनटी की हालत 2% खराब है। हीरो मोटोकॉर्प एक और स्टॉक है जो 1.5% नीचे है। यहां पर भी मंथली सेल्स नंबर्स आज आने वाले हैं। क्या लग रहा है हीरो मोटोकॉर्प के काउंटर में 2550 रुपए के आसपास? अविनाश क्या कहेंगे आप? आई थिंक अनिल, जैसे मैंने पहले कहा कि टू व्हीलर सेल्स में मुझे लग रहा है कि जैसे बजाज ऑटो ने वीक नंबर्स दिखाए हैं मोटरसाइकिल में, यहाँ पे भी जैसे हीरो मोटोकॉर्प के प्रीवियस मंथ्स के नंबर भी वीक थे, तो यही ट्रेंड आपको शायद हीरो मोटोकॉर्प में भी देखने को मिलेगी। तो नंबर्स आने के बाद यहाँ पे थोड़ी सी दबाव शायद स्टॉक में देखने को मिले, क्योंकि इमीडिएट शॉर्ट टर्म में मार्केट्स और वॉल्यूम ग्रोथ पे ही फोकस करेगा और यहाँ पे जो भी वीकनेस देखने को मिलेगी मेरे ख्याल से शेयर में डेफिनेटली इसका नेगेटिव रिएक्शन आपको आज देखने को मिल सकता है। रिलायंस कम्युनिकेशन, क्योंकि
क्योंकि ये वैसे भी आज दिन भर रेडार पर रहेगा। वो सिस्टमा शाम का जो टेलीकॉम बिजनेस खरीदने वाले हैं उसके चलते स्टॉक 2% ऊपर है सिर्फ आज के ट्रेड के लिए। मानस अगर 76 पर कोई खरीदता है कितना पैसा बन पाएगा? नहीं, देखिए इंट्राडे के ट्रेड के लिहाज से लेना है तो मैं समझता हूँ 77.20 के ऊपर स्टॉक को लेना चाहिए और उस केस में आपको स्टॉप लॉसेस 76.30 के नीचे लगाने हैं। पॉसिबिलिटी बनती है कि अगर वो लेवल 77.20 के ब्रेक होंगे तो स्टॉक कहीं ना कहीं 79.50 के लेवल टच करेगा इंट्राडे सेशन में। एक तो स्टॉक है जिसके एक हफ्ते के चार्ट आपके सामने हाजिर करेंगे, इरोस इंटरनेशनल। 10% का लोअर सर्किट, 20% का लोअर सर्किट था शुक्रवार के सेशन में और पिछला हफ्ता भारी उतार चढ़ाव करा। पहले जो यूएई की इनकी एक सब्सिडरी कंपनी, पहले तो इरोस पीएलसी जो इनकी इरोस इंटरनेशनल की ग्लोबल होल्डिंग कंपनी है, उसमें यूएई से आने वाली आय को लेकर एक ब्रोकरेज हाउस ने, वेल्स फार्गो ने सवाल उठाए थे। उसके बाद वो स्टॉक काफी तेजी से टूटा। नेक्स्ट डे थोड़ा क्लैरिफिकेशन आया, स्टॉक बढ़ा भी और उसके बाद शुक्रवार को फिर 7 दिन में देखिए 45%। और 45% मायने आप देखिए ना, 250 रुपए का स्टॉक है, ऐसे में लगभग 500 रुपए से आधा हो गया है स्टॉक और आज फिर से 10% का लोअर सर्किट है। क्या हो रहा है इरोस में अविनाश? ये इस तरह की तेज गिरावट और मैनेजमेंट ने जो कुछ थोड़ी संभालने की कोशिश की, कोई असर है नहीं? बिल्कुल। इनफैक्ट मैनेजमेंट ने जो भी क्लेरिफिकेशन दिया है अनिल जी, इसके बावजूद स्टॉक में भारी गिरावट देखने को मिली है। मेरे ख्याल से आई थिंक एक कॉमन जो डिसकंटेंट का फैक्टर यह है कि जो पेरेंट कंपनी है अगर वहां पे कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है या वर्किंग कैपिटल क्राइसिस है तो हो सकता है कि ये पॉइंट लेके मार्केट्स थोड़ा चिंता कर रहा है कि इरोस जो इंडियन आर्म है इनका, यहाँ पे भी दिक्कतें बढ़ सकती हैं क्योंकि पेरेंट की अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम थोड़ी सी वीक रहेगी तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट आपको सब्सिडरी पे भी देखने को मिलेगा। हालांकि ये एक फेस्टिवल मंथ है, यहाँ पे काफी अच्छे मूवी लाइनअप्स आएंगे, बट मार्केट शायद इस पॉइंट पे ज्यादा नजरअंदाज कर रहा है और क्लियरली जो पेरेंट की जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, अगर हम यूए की बिजनेस की बात करें, वर्किंग कैपिटल जो काफी ज्यादा बढ़ा है वो देखें तो मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में मेरे ख्याल से ये वॉलेटिलिटी रहेगी जब तक नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इरोस कोई अच्छे दमदार नहीं दिखाते और अगर यहाँ पे कोई वीकनेस दिखती है तो मेरे ख्याल से ये जो फॉल है वो शायद और एक्सेलरेट हो। ये है फिलहाल राय इरोस पर। आप देखिए कितना ज्यादा दबाव स्टॉक में लो सर्किट पर और लगातार यहाँ पर लोगों ने पैसे गंवाए ही हैं पिछले कई दिनों से। कुछ और स्टॉक्स में आप देखिए जहां पर आज थोड़ी सी हरकत देखने को मिल रही है। पीपावाव डिफेंस, काफी दिनों बाद ये स्टॉक एक्टिव होता। टाटा मोटर्स का डीवीआर आज हरकत में आया है और मेरे ख्याल में ये हमारे 2020 कैप्टन्स की टीम में भी शामिल था तो शायद उसका भी यहाँ पर हम देख रहे हैं असर और कुछ लाइमलाइट में आया है शेयर उस वजह से भी। एविएशन कंपनियां स्पाइस जेट, जेट एयरवेज, इनमें अच्छी खासी रफ्तार आज फिर देखी गई है। स्पाइस जेट 5% ऊपर और जेट एयरवेज में भी यही हाल देखा जा रहा है। वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। बहुत बहुत धन्यवाद मानस, अविनाश और गौरव हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए। अब बाजार पर हम लेंगे इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज पर। 73 अंकों की गिरावट सेंसेक्स में देखने को मिल रही है। निफ्टी भी आप देखिए करीब 34 अंक कमजोर, तो कुछ नरमी के साथ शुरुआत हुई है आज भारतीय बाजारों की। लौटेंगे, कुछ जानकार हमारे साथ होंगे और उनसे आपके लिए राय लेकर आएंगे कि आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए ट्रेड में आगे। आप देख रहे हैं पहला सौदा सीएनबीसी आवाज पर। भारतीय बाजारों की शुरुआत आज कमजोर रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से संकेत बिकवाली के ही थे और उसी फुटिंग पर हमने कारोबार की शुरुआत की। आप देखिए निफ्टी जो है 40 अंक नीचे 8027 पर कारोबार करता हुआ। सेंसेक्स भी 100 पॉइंट से ज्यादा गवा चुका है। बैंक निफ्टी पर अब दबाव बनने लगा है। 55 अंकों की गिरावट देखने को मिली है। छोटे मझौले काउंटर से भी कुछ सहारा नहीं मिलता हुआ दिग्गजों में आज, लेकिन आप कह सकते हैं ज्यादा दबाव है। एलएनटी, बजाज ऑटो, सन फार्मा, ये कुछ शेयर हैं जो बाजार को नीचे की ओर खींच रहे हैं। यहां से आगे बाजार की दिशा क्या रहेगी? क्या कुछ खरीदारी देखने को मिलेगी या फिर हम 8000 के आसपास ही मंडराएंगे? हमारे साथ जुड़ रहे हैं बाजार के जानकार और एक दिग्गज चेहरा उदयन मुखर्जी। उदयन, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आप काफी समय से मार्केट्स को ट्रैक कर रहे हैं और सेंटिमेंट हम सब देख रहे हैं पिछले कई दिनों में थोड़ा सा बिगड़ा है, चाहे वो आप अर्निंग्स कहें, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का क्यों कहें। जो अगला बड़ा ट्रिगर रहेगा शायद बिहार इलेक्शंस है या फिर वो बस एक दिन का खेल है, उसके बाद हम फिर से बाकी चीजों पर लौट आएंगे, अंतर्राष्ट्रीय बाजार और भारतीय अर्निंग्स?
गुड मॉर्निंग हर्षद। मुझे लगता है बिहार इलेक्शन एक नियर टर्म के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर है, लेकिन वो 1-2 दिन का ट्रिगर जैसे आपने जिक्र किया, उससे ज्यादा मेरे ख्याल से मार्केट पे इसका असर नहीं होगा। ये सही है कि अगर एनडीए बीजेपी के गठबंधन बिहार हार जाते हैं तो मार्केट में एक नीजर्क रिएक्शन देखने का आशंका है। वो 100-200 पॉइंट निफ्टी गिरावट का आशंका बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मार्केट के सबसे बड़े ट्रिगर्स अभी है अर्निंग्स के में जो वीकनेस हम देख रहे हैं। पिछले हफ्ते का जो नतीजे आए हैं वो बिल्कुल ही अच्छे नहीं है। आप कोई भी सेक्टर देख लीजिए, इसका शुरुआत आईटी से हुआ था जहां पे टीसीएस का नंबर्स उतने अच्छे नहीं थे इस बार। फिर कंज्यूमर नंबर्स हमने देखे, आईटीसी, कोलगेट, इमामी, टाइटन जैसे कंपनीज ने बहुत ही वीक अर्निंग्स दिखाए। उसके बाद हम रिसेंटली देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जो अर्निंग्स आ रहे हैं वो एल&टी, थर्मैक्स, क्रॉम्पटन ग्रीव्स वो भी खराब रहे। सीमेंट के नतीजे अच्छे नहीं रहे। तो फार्मास्यूटिकल छोड़ के और गिने चुने ऑटो शेयर्स छोड़ के मेरे ख्याल से इस बार अर्निंग सीजन बहुत ही कमजोर रहा है, और यही मेन कारण है कि मार्केट का जो रैली बीच बीच में हम देखते हैं कि निफ्टी ने 7700 से 8300 तक एक रैली आ गया, लेकिन 8300 पे पहुंच के वो रैली फिजल आउट हो गया, क्योंकि मार्केट को जो सपोर्ट चाहिए था अर्निंग से, जो इकोनॉमिक ग्रोथ से और लिक्विडिटी फ्लो से, वो अभी तक नजर नहीं आ रहा है। तो मेरे ख्याल से ये जो इवेंट्स हैं जैसे बिहार इलेक्शन, ये आएंगे जाएंगे और मार्केट को 1-2 दिन के लिए हिला देंगे या कुछ बूस्ट दे देंगे, लेकिन मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्रिगर है, जो लॉन्ग लास्टिंग ट्रिगर हम कह सकते हैं, वो अर्निंग से ही आना पड़ेगा। नहीं तो ये बीच में जो रैली आते रहते हैं वो आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन मार्केट एक टाइट रेंज जैसे 7800, 8300 की बीच में ही फंसे रहेंगे। उदिन, ज्यादातर लोग यही उम्मीद कर रहे थे कि जो दूसरी छमाही रहती है बाजारों की, उसमें शायद कंपनियों का प्रदर्शन बेहतर देखने को मिलेगा। क्या वो उम्मीद अभी भी कायम है, खासतौर से इस पिछली तिमाही निकलने के बाद? क्योंकि रिवाइवल के कोई साइंस नहीं दिख रहे हैं। कंपनियां ना निवेश करने को तैयार है, ना उनको लग रहा है कि ऐसा कोई संकेत मिल रहा है सरकार की ओर से कि वो अपने आप से इन्वेस्ट करें, अपने प्रोजेक्ट्स को बढ़ाएं। देखिए, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हर्षदा अभी मार्केट में, कि हम कंपनीज में जो देखना चाहते हैं अभी मोर देन प्रॉफिट, हम टॉप लाइन ग्रोथ देखना चाहते हैं। वो मार्केट को कन्विंस करेगा और वो भरोसा दिलाएगा कि फिर से एक इकोनॉमिक टर्न अराउंड हो रहा है, जिसके कारण चलते हुए बड़े बड़े कंपनीज में टॉप लाइन ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ और रेवेन्यू ग्रोथ दिख रहा है। लेकिन आप कोई भी सेक्टर्स देख लीजिए, पहले हम कंजम्पशन में आते हैं, क्योंकि कंजम्पशन हमारे इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा ड्राइवर है। आप जैसे मैंने अभी जिक्र किया, आप बड़े कंज्यूमर कंपनीज को देख लीजिए, टाइटन, आईटीसी, कोलगेट, नेस्ले, इमामी, ये सारे कंपनीज के नतीजे इस बार देख लीजिए, टॉप लाइन ग्रोथ बिल्कुल नहीं है। ये आपको ये प्रूफ कर रहा है कि कंज्यूमर डिमांड जो चाहिए अभी वो हद तक हमें नहीं दिख रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, आप सीमेंट जैसे सेक्टर पे चले जाइए, वहां पे भी रेवेन्यू ग्रोथ बहुत ही वीक रहा है इस बार। बाकी है कैपेक्स साइकिल, कब कंपनीज इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। आप एल&टी का नंबर्स देख लीजिए, उन्होंने अपना ऑर्डर गाइडेंस 15% से 5% कर दिया, क्योंकि उनको नहीं दिख रहा है अगले 2-3-4 क्वार्टर में बहुत ज्यादा ऑर्डर इनफ्लो का उम्मीद। क्रॉम्पटन ग्रीव्स देख लीजिए, थर्मैक्स देख लीजिए, ये सारे कंपनीज आपको एक ही चीज बोल रहा है कि मार्केट एक स्तर पे है उम्मीद के कारण कि टर्न अराउंड होने वाला है, लेकिन हर क्वार्टर जो आके चला जाता है, ये हमें वो कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है कि ग्राउंड पे वो रिकवरी अभी भी ऑलरेडी आ चुका है। और ये और एक क्वार्टर है ऐसे जहां पे हमारी उम्मीद थी कि कोई टॉप लाइन ग्रोथ और रिकवरी की कोई साइंस हमें दिखेंगे, लेकिन अभी तक जो दिखा है तो मुझे लग रहा है कि वो रिकवरी का कॉन्फिडेंस अभी भी नहीं दिख रहा है जी। और उसके बाद हमने ऑफ कोर्स आपने कैपिटल गुड्स की बात की, एफएमसीजी की बात की, लेकिन एक जो पेन पॉइंट अब साफ तौर से झलक रहा है वो दिन, वो बैंकिंग काउंटर्स की ओर से है। आज ऑफ कोर्स अब आईओबी हम देख रहे हैं किस तरह से टूट रहा है, 15-16% टूटा है, खराब प्रदर्शन, नेटवर्थ एकदम गायब होता हुआ। अब सवाल यही है, अगर ऐसा ही प्रदर्शन बैंक्स दिखाने लगेंगे आगे तो निवेशकों का क्या होगा, क्योंकि फाइनेंशियल्स में तो सबसे ज्यादा पैसा लगा हुआ है। देखिए, ये एक बहुत ही कठिन सिचुएशन है बैंकिंग के लिए, क्योंकि अभी जो बैंकिंग का माहौल अगले 1-2 साल में होने वाला है वो होगा कि और भी पेमेंट बैंक्स अंदर आ रहे हैं। इसके कारण मार्केट और भी कंपेटिटिव हो जाएगा। कुछ जो बड़े अच्छे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं जैसे HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, येस बैंक, इंडसइंड बैंक,
ये तो संभाल लेंगे सिचुएशन मेरे हिसाब से, लेकिन ये जो छोटे छोटे पब्लिक सेक्टर बैंक है वो 2-3 साल में रहेंगे कि नहीं, यही एक बड़ा क्वेश्चन है मेरे मन में। मुझे लगता नहीं इतने सारे जो ह्यूजली लॉस मेकिंग, आपने जैसे आईओबी का जिक्र किया, इतने बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक है 2018 में, क्या इतने छोटे पब्लिक सेक्टर बैंक होंगे? और अगर होंगे तो इसके पीछे गवर्नमेंट को क्या बहुत ही पैसा डालना पड़ेगा इसको अफ्लोट रखने के लिए। ये एक बहुत बड़ा चिंता करने की विषय है। लेकिन इस बार सिर्फ आईओबी जो आज पिट गया, सिर्फ उस पब्लिक सेक्टर बैंक का प्रॉब्लम ही नहीं है। इस बार जैसे एक्सिस बैंक का नतीजे इतने खराब आए और उसके एसेट क्वालिटी देख के लोग काफी डर गए कि क्या हमारे ब्लू चिप प्राइवेट सेक्टर बैंक का भी हाल ऐसे हो सकता है, या वो कुछ छुपा रहे थे हमसे जो सडनली हमें इस क्वार्टर में आंखों के सामने आ गया। तो मेरे हिसाब से बैंकिंग में भी अब थोड़ा नर्वसनेस की माहौल है और मुझे लगता नहीं यहां से बहुत ज्यादा अपसाइड आप बैंक निफ्टी में नियर टर्म में आपको उम्मीद करना चाहिए। लेकिन एक चीज हो सकता है हर्षदा अभी बैंकिंग सेक्टर में, मेरे ख्याल से एक जो हो सकता है पोर्टफोलियो चर्न हो सकता है प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग में, कि लोग बोलेंगे कि हमें अगर बैंकिंग में रहना है तो हम 2-3 बैंक चुन लेते हैं और उसी में रहते हैं, सब में नहीं रखते हैं, अपने पैसे नहीं लगाते हैं। आप गिनेंगे क्या एक्सेस रहना चाहिए? फिर जिस तरह से संकेत मिले हैं कि एसेट क्वालिटी कुछ और है और पहले शायद कुछ और दर्शाई गई थी। देखिए इस बारे में काफी चर्चा हो रहा है, कुछ ब्रोकरेजेस को कहना है, कुछ इन्वेस्टर्स को कहना है एक क्वार्टर के हिसाब पे तौर पे आप एक्सिस बैंक को अपने पोर्टफोलियो से हटा मत दीजिए। देख लीजिए, आपको याद होगा 2 क्वार्टर पहले आईसीआईसीआई बैंक का एक नतीजा ऐसे आया था जिससे लोग काफी घबरा गए थे उसके एसेट क्वालिटी के बारे में। स्टॉक भी उस दिन बहुत गिर गया था, लेकिन उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा सा स्टेबलाइज कर चुका है। तो एक्सिस बैंक अच्छा मैनेजमेंट है, मेरे ख्याल से डरने वाली बात तो है क्योंकि एक नेगेटिव सरप्राइज इन्होंने बिल्कुल दिया है इस क्वार्टर में, लेकिन 1-2 क्वार्टर और रुक जाना चाहिए देखने के लिए कि एसेट क्वालिटी का एक्चुअल पिक्चर क्या है एक्सिस बैंक में। लेकिन इन्वेस्टर्स रुकते नहीं है, वो तो ट्रिगर पे हाथ लेके चलते हैं। मेरे ख्याल से ऑलरेडी पिछले 2 दिन में जो हो चुका होगा और वो और भी आगे जाके हो सकता है कि निवेशक बोले कि हमें एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक और मे बी आईसीआईसीआई बैंक, ये 3 में रहना चाहिए। अभी हम छोटे प्राइवेट सेक्टर बैंक जैसे डीसीबी ने भी हाल ही में बहुत बड़ा एक गिरावट आपने देखा होगा उनके एक्सपेंशन प्लान के अनाउंसमेंट पे, और एक्सिस बैंक से भी आप थोड़ा पैसा निकाल लिया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से पोर्टफोलियो चर्न आपको प्राइवेट सेक्टर में दिखेगा और पब्लिक सेक्टर बैंक में ऑलरेडी वैल्यूएशंस बहुत ही कम है, लेकिन उसमें सुधार होने का चांस तो मुझे बहुत ही कम दिख रहा है क्योंकि जो ऐसे आईओबी जैसे नंबर जितने आते रहेंगे मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स और डरते जाएंगे। तो दिन मेरा आखिरी सवाल आपसे, जो नई कंपनियां लिस्ट होने वाली हैं आज, ऑफ कोर्स कैफे कॉफी डे चलाने वाली कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है, कॉफी डे इंटरनेशनल की। उसके बाद हम देखेंगे जेट इंडिगो एयरवेज लिस्ट होगा। क्या नई लिस्टिंग से वाकई में रिटेल निवेशकों का पैसा बनने वाला है? लिस्टिंग के बाद खरीदारी करनी चाहिए या नहीं? मैं प्राइमरी मार्केट का बहुत बड़ा समर्थक नहीं हूं हर्षदा, क्योंकि पिछले बहुत साल से मैं ये आईपीओ प्राइसिंग देख के काफी प्रोमोटर्स और इन्वेस्टमेंट बैंकर्स से मैं काफी नाराज हूं, क्योंकि प्राइमरी मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बहुत हद तक टूट चुका है। एक जमाना था 6, 7, 8 साल पहले जब लोगों को लगता था कि एक आईपीओ रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, एक बोनांजा है कि उसमें अलॉटमेंट मिल जाए तो पैसा बनने वाला है। लेकिन ये कॉन्फिडेंस को प्रोमोटर्स ने और इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ने, उनका जो प्राइसिंग उन्होंने किया है, मेरे ख्याल से ये कॉन्फिडेंस रिटेल इन्वेस्टर्स को उन्होंने तोड़ दिया है। मैं ये नहीं कहूंगा कि इसका मतलब ये है कि कोई भी आईपीओ को रिटेल इन्वेस्टर्स को छूना नहीं चाहिए, लेकिन काफी हद तक ये जो धारणा था एक रिटेल इन्वेस्टर्स की आईपीओ हमें खरीदना चाहिए, ये बहुत इनके मन से चले गए। और जैसे इतने बड़े एयरलाइन इंडिगो आए, ओवर सब्सक्राइब तो हो गया इशू, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स का सब्सक्रिप्शन देख के आपको यही लगेगा कि वो विश्वास नहीं करते हैं कि आईपीओ खरीद के उनका पैसा बनने वाला है। और जितने बड़े बड़े आईपीओ आए हैं पिछले 3-4 साल में, बहुत ही कम आईपीओ में ओवर पीरियड ऑफ टाइम 1 दिन 2 दिन में पैसा बन जाता है कभी भी ट्रेडिंग में, लेकिन लॉन्गर टर्म में बहुत ही कम आईपीओ में पैसा बना है। मेरे ख्याल से ये एक इंट्रोस्पेक्शन की समय है प्राइमरी मार्केट के लिए, क्योंकि प्राइमरी मार्केट एक बहुत इंपॉर्टेंट इंजन है कैपिटल मार्केट की, लेकिन इसमें इतना विश्वास कम हो गया रिटेल इन्वेस्टर्स की कि अगर आप प्राइसिंग को नहीं बदलते हो, अपना अप्रोच नहीं बदलते हो,
तो मेरे हिसाब से इसमें लॉन्गर टर्म में आपको रिटेल इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक जो क्राउड है, इन्वेस्टर क्राउड है, उससे आपको सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज के लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए बाजारों पर। शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। हम लेंगे इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक। उदयन मुखर्जी की राय साफ है कि यहां पर आईपीओ मार्केट में पैसा बनने के चांसेस बहुत कम। याद रखिए आपके रेडार पर रहेगा आज कैफे कॉफी डे का शेयर जो लिस्ट होने वाला है 10 बजे के बाद। हम लेंगे एक ब्रेक, लेकिन सिट्रस एडवाइजर्स के हमारे साथ जानकार संजय सिन्हा जुड़ेंगे और उनसे भी जानेंगे वो बाजार में क्या रणनीति अपनाएंगे ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं पहला सौदा सीएनबीसी आवाज पर और हमारे साथ अब अपनी राय देने के लिए बाजारों पर हैं संजय सिन्हा जो फाउंडर हैं सिट्रस एडवाइजर्स के। संजय जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। पिछले कुछ दिनों से हमने देखा है भारतीय बाजार फिर से कुछ हल्की सी बिकवाली के घेरे में आया है। बड़ी मुश्किल से 8100 के आसपास पहुंचे, लेकिन टिकना डिफिकल्ट है, बेहद मुश्किल लग रहा है। ऐसे में क्या रणनीति इस समय लेनी चाहिए? क्या लोगों को 8000 के करीब खरीदारी करनी चाहिए या फिर आपको लग रहा है साइडलाइंस पर रहें, रिजल्ट सीजन पूरा देख लें, उसके बाद ही नए निवेश के बारे में सोचें? देखिए, मैं समझ रहा हूं कि अगर आप बाजार को दो भाग में देखें, एक तो जो टॉप लाइन इंडिसेस हैं निफ्टी और सेंसेक्स उसके कॉन्टेक्स्ट में देखें, और दूसरा जो बाजार का भाग है जो कि मिड कैप स्टॉक्स का परफॉर्मेंस है और मिड कैप इंडेक्स का परफॉर्मेंस है उसके कॉन्टेक्स्ट में देखें। तो बाजार का बिहेवियर पिछले कुछ महीनों में बहुत ही बाइपोलर सा हो गया है। जो मेन लाइन के इंडिसेस हैं सेंसेक्स निफ्टी, वो शायद बहुत ज्यादा अपवर्ड मूवमेंट नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन मिड कैप सेगमेंट ऑफ द मार्केट जो है वो काफी हद तक एक्टिव है। मेरा ऐसा मानना है कि जब आप ग्लोबली क्रूड और कमोडिटी प्राइसेस में गिरावट देख रहे हैं तो ये काफी संभव है कि जो सेंसेक्स है उनकी कंपनीज की टॉप लाइन अगर आप नॉमिनल टर्म पे अगर उसको मेजर करेंगे तो पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल आपको कम दिखेंगे। आई थिंक बाजार को देखने के लिए अब हमें अपना नजरिया बदलना पड़ेगा। हमें टॉप लाइन और बॉटम लाइन के एब्सोल्यूट नंबर्स को देखने के बजाय जो मार्जिन्स हैं उनको देखना पड़ेगा। एंड ऑब्वियसली अगर हमारी बेस जिस पर कि हम अपनी मार्जिन को अगर हम कांस्टेंट भी मेंटेन करते हैं तो अगर बेस ही नीचे आ गया जो कि टॉप लाइन का बेस है तो हमारी नॉमिनल प्रॉफिट नंबर्स जो हैं वो कम दिखेंगी। मैं समझता हूं कि भारतीय बाजार इस ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा है जहां पर हम बहुत ही ज्यादा फोकस्ड हैं सेंसेक्स और निफ्टी के ईपीएस पे, जो कि शायद बहुत ज्यादा मूवमेंट न दिखाए। लेकिन जब ये ट्रांजिशन का फेज खत्म हो जाएगा और हमारा बेस दोबारा रिकैलिब्रेट हो जाएगा, उसके बाद इन ईपीएसएस को देखने के लिए हमारे ख्याल से नजरिया सही रहेगा। लेकिन साथ ही साथ अगर आप मिड कैप स्टॉक्स की परफॉर्मेंस देखें तो लास्ट एक साल में भी अगर आप देखिए तो सेंसेक्स और निफ्टी करीब 3% नेगेटिव हैं, लेकिन मिड कैप इंडेक्स करीब 11-12% पॉजिटिव है। तो मेरे ख्याल से ये जो मैक्रो इकोनॉमिक कंसर्न जो इंडिया में हैं वो तो इमीडिएटली दूर हो जाएंगे, ऐसा समझना हमारे ख्याल से इम्प्रैक्टिकल है। लेकिन क्या हम डायरेक्शनली सुधार की तरफ हैं? मेरे ख्याल से ये तो बिल्कुल निश्चित है कि हम डायरेक्शनली एज एन इकोनॉमी हम सुधर रहे हैं। आज मूडीज ने भी उसको कंफर्म किया है कि हम वर्ष 2015 और वर्ष 2016 में 7.5% की ग्रोथ से हमारी जीडीपी बढ़ेगी। इसका पहला प्रभाव पहले होता था कि फ्रंटलाइन कंपनीज में आती थी और बाद में मिड कैप कंपनीज में, लेकिन चूंकि इतने नेगेटिव एनवायरनमेंट से हम निकल रहे हैं, मुझे लग रहा है कि मिड कैप कंपनीज में इसका असर पहले दिख रहा है, लार्ज कैप कंपनीज पर शायद कुछ दिनों के बाद उसका नॉमिनल टर्म्स पर असर दिखेगा। तो मैं समझता हूं कि देखिए बाजार को टाइम करना तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। क्या हम इक्विटी एज एन एसेट क्लास में बाकी एसेट क्लासेस के कंपैरिजन में ज्यादा मुनाफा कमा पाएंगे? मुझे लगता है ये बिल्कुल पॉसिबल है। क्या हम लार्ज कैप में ज्यादा पैसा कमा पाएंगे कंपेयर टू मिड कैप? मुझे लगता है मिड कैप में ज्यादा पैसे बनेंगे कंपेयर टू लार्ज कैप, लेकिन आप अपनी पूरी की पूरी पूंजी मिड कैप में नहीं लगा सकते। तो इसी के लिए मैं समझता हूं कि कुछ 60% इन और 50% इन लार्ज कैप एंड 50% इन मिड कैप वुड बी द राइट स्ट्रैटेजी। स्टैंडिंग ऑन द साइडलाइंस इज नॉट द राइट स्ट्रैटेजी। मिड कैप में आप जो कह रहे हैं कि पूंजी लगानी चाहिए, इस समय एक अच्छा टाइम है, किस तरह के शेयर चुनेंगे? कोई शेयर आप बता पाएंगे इस समय? अगर आप देखिए तो मिड कैप में जो सबसे बड़ा खतरा किसी आम निवेशक के लिए रहता है वो है सही स्टॉक सिलेक्शन।
और चूंकि उनके पास समय कम होता है स्टॉक्स के बारे में ज्यादा विश्लेषण करने में, तो वो उसमें कई बार चूक जाते हैं। मेरा सुझाव तो रहेगा कि मिड कैप में पार्टिसिपेशन प्रोफेशनल रूट से करें तो बेटर है। वो या तो पीएमएस के द्वारा करें या फंड म्यूचुअल फंड्स के द्वारा करें। और उसमें भी अगर आप देखिए तो हमारे ख्याल से म्यूचुअल फंड्स का प्रदर्शन मिड कैप में भी काफी अच्छा रहा है। पिछले एक साल में अगर देखिए तो कंपेयर टू मार्केट परफॉर्मेंस ऑफ से 11%, द मिड कैप म्यूचुअल फंड्स हैव गिवन कम समवेयर क्लोज टू अबाउट 22 to 25%। सो वो एक अच्छा नजरिया है। हमने ये भी सुना है कि काफी मैनेजर्स ने कहा है कि नहीं, मिड कैप में आप थोड़ी सी अपनी डिप्लॉयमेंट कम करें। मैं समझता हूं कि देखिए आज करीब 3300 स्टॉक हैं जो भारतीय बाजार पे ट्रेड होते हैं, लिस्टेड तो करीब 8600 हैं। इन 3300 स्टॉक्स में पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने आज तक सिर्फ 6030 स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है। तो अगर वो ज्यादा अपनी रिसर्च को उस तरफ लगाएंगे तो इधर मिड कैप में और भी हिडन जेम्स हैं जो कि खोजने की संभावना है। चलिए, शायद ये सही समय है मिड कैप्स में पैसे लगाने का और वहीं पर अच्छा रिटर्न भी मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद संजय, हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए। इसी के साथ पहला सौदा में इतना ही। आपके लिए बाजार की चाल बता दें, कमजोर शुरुआत हुई अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से नरमी के संकेत और भारतीय बाजारों में पिछले हफ्ते की बिकवाली हावी रही। 8022 के लेवल्स पर निफ्टी ट्रेड करता हुआ। सेंसेक्स भी आप देखिए करीब 140 अंक नीचे है इस समय। तो कमजोर शुरुआत आज बाजारों की होती हुई, लेकिन कमोडिटी मार्केट्स का क्या हाल है उसका जायजा लेंगे। प्रियंका संभव के साथ जुड़ रहे हैं आशीष वर्मा और ये बताएंगे क्या ओपनिंग ट्रेड रहेगा कमोडिटी मार्केट में आज। अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने की उम्मीद और मांग में कमी से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का दाम पिछले एक महीने के निचले स्तर पर आ गया है। कॉमेक्स पर अगर देखें तो ये $1140 के भी नीचे का स्तर छू चुका है। एसपीजीआर गोल्ड की होल्डिंग लगातार गिरती जा रही है। वहीं कॉमेक्स पर सोने की खरीदारी के सौदों में हमें कमी देखने को मिल रही है। साथ ही अक्टूबर के दौरान अमेरिका में सोने के सिक्कों की बिक्री करीब 63% गिर गई है। चांदी पर भी दबाव है और कॉमेक्स पर ये $50 के नीचे है। चीन में मांग घटने के अनुमान से कच्चे तेल में भी गिरावट का ही रुख नजर आ रहा है। नाइमेक्स पर क्रूड करीब 0.5% गिरावट पर है, जबकि मांग में कमी से एलएमई पर कॉपर भी एक महीने के निचले स्तर पर आ गया है। दरअसल अक्टूबर में लगातार तीसरे महीने चीन के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसे में क्रूड और बेस मेटल की डिमांड में कमी का अनुमान है। आज यूरोजोन और अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के आंकड़े आने वाले हैं। एग्री कमोडिटी में सेबी ने चना वायदा पर सख्ती बढ़ा दी है। चना वायदा में 3% का प्री एक्सपायरी मार्जिन अब 10 दिन पहले यानी महीने की शुरुआत में ही लग जाएगी। आज से नवंबर वायदा में खरीदारी और बिकवाली सौदों पर 3% का प्री एक्सपायरी मार्जिन देना होगा। देखना होगा कि इसका असर चने पर कैसा दिखता है। तो आज चने पर रहेगी खास नजर। इस बीच बता दें कि रुपए में आज हल्की रिकवरी देखने को मिल रही है और आज नजर रहेगी कि इन क्यूज का किस तरह का असर भारत के कमोडिटी बाजार में देखने को मिलता है। और अब मेरे साथ मेरे सहयोगी आशीष भी जुड़े रहे। गुड मॉर्निंग आशीष, किन लेवल्स पर रखें नजर? ब्याज दरें में क्या होता है इस पर भी रहेगी बाजार, इसे भी वॉच करता रहेगा। दिसंबर में अमेरिकन फेडरल बैंक क्या करता है? बिल्कुल एनीबडीज गेस, लेकिन सबकी नजर उसी पर है कि फेड या फिर अमेरिकी सेंट्रल बैंक कब तक ब्याज दरें बढ़ाने का सिलसिला शुरू करेगा। अटकलें तमाम है। इससे पहले आपको याद होगा 2016 में होने की अब बात करने लगे थे लोग, लेकिन अब फिर से 2015 दिसंबर में कहा जा रहा है शायद ब्याज दरें बढ़ने की खबर सामने आएगी। लेकिन इस बीच भारतीय बाजार में कमोडिटी मार्केट की ओपनिंग होती हुई कच्चे तेल के भाव से तो पहले आपकी स्क्रीन पर आएंगे और एक्सपेक्टेड है कि थोड़ी सी म्यूटेज, थोड़ा सा कमजोर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। 0.5% का दबाव इंटरनेशनल मार्केट की तर्ज पे आज अर्ली एशियन ट्रेड्स में भी मैं देख रहा था, नाइमेक्स में 0.5% का दबाव था। क्यों दबाव आ रहा है? क्योंकि अब दिक्कत की बात है चाइना से डिमांड को लेकर। चाइना ने आज जब मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के आंकड़े घोषित करे तो लगातार 8वां स्ट्रेट महीना है जब चाइना में दबाव देखने को मिल रहा है और उससे डर है कि शायद वहां पे डिमांड में स्लो डाउन देखने को मिलेगा। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि आज अर्ली एशियन ट्रेड्स में या फिर हफ्ते की शुरुआत फिर से एक कमजोर नोट पे होती हुई नजर आई है। कमजोरी के साथ इंडिकेशंस आ रहे थे और कमजोरी भारतीय बाजारों में शुरुआत होती हुई। नेचुरल गैस में 2.5% के आसपास अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कमजोरी देखने को मिल रही है। उसी की तर्ज में ऑलमोस्ट 2% की कमजोरी, ₹3 नीचे 149 के लेवल्स पर भारतीय बाजारों में नेचुरल गैस की शुरुआत होती हुई।
गोल्ड की तरफ मूव करिए, वहां पे देखिए बुलियन मार्केट में किस तरह की ओपनिंग हो रही है। सोना ध्यान रखें 4 हफ्तों के लोज यानी कि 1 महीने के निचले स्तरों के आसपास 26,490 के लेवल्स पर इस समय कामकाज कर रहा है। पिछले साल दिवाली जब 23 अक्टूबर को थी तब 27,125 के लेवल्स के आसपास उस दिन क्लोज हुआ था, तो उस लेवल से तो हम कहीं नीचे 1 साल बाद कामकाज करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सोने में जो प्रेशर लगातार बना हुआ है, इससे पहले आपको याद होगा अच्छा मूव था, 1 महीने में हमने देखा तगड़ा पॉजिटिव साइड में रुझान, क्योंकि फेडरल रिजर्व ने जब वो कंसर्न जाहिर करे थे ग्लोबल ग्रोथ को लेकर, ग्लोबल अनिश्चितताओं को लेकर, तो ज्यादातर बाजार में जानकार मानने लगे थे कि शायद 2015 में ब्याज दरें ना बढ़े, ब्याज दरें बढ़ने का सिलसिला शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा शायद 2016 में। लेकिन अब जो हाल के मिनट्स आए हैं उसके बाद या फिर एफओएमसी की स्टेटमेंट आए उसके बाद एक डर बैठ गया है कि शायद ब्याज दरें जल्द बढ़ेंगी और उसी का दबाव है। इस बीच कैफे कॉफी डे की लिस्टिंग आपकी स्क्रीन पर 35 रुपए नीचे 10 से 11% अपने इश्यू प्राइस से नीचे खुलता हुआ 293 के लेवल से। ध्यान रखिए इश्यू प्राइस था 328 रुपए पर शेयर, यानी कि जो प्राइस बैंड था उसके उच्चतम स्तरों पर यह आईपीओ का इश्यू प्राइस रखा गया था और वहां से 12-13% के आसपास का दबाव झेलता हुआ, हालांकि 1 गुना से ज्यादा ही आईपीओ सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया था। नोवेल्टी है, नोवेल बिजनेस मॉडल था, लेकिन वैल्यूएशंस को लेकर जरूर कंसर्न्स थे। जिस प्राइस पे इस आईपीओ की ऑफरिंग थी उसको लेकर कंसर्न्स थे और उसी का खामियाजा इस समय लिस्टिंग पे भुगतना पड़ रहा है। 12 से 13% नीचे। इस आईपीओ के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे कमोडिटी मार्केट्स में चर्चा करने के बाद, लेकिन इस समय आपकी स्क्रीन पर लिस्टिंग। लेकिन जो रिटेल निवेशक फंस गए हैं, रिटेल निवेशक जिन्होंने पैसा लगाया है, अब आपकी रणनीति क्या हो? हमारे साथ मयूरेश जोशी एंजल ब्रोकिंग के जोड़ेंगे 10-10 पर, तब डिटेल में यहाँ पे चर्चा होगी। इस बीच कमोडिटी मार्केट की तरफ वापस लौटना चाहूंगा। सोने की हम बात करते हैं दबाव के साथ, चांदी भी आपकी स्क्रीन पर आएगा कमजोरी के साथ ही वहां पे, या फिर कहें सुस्ती के साथ शुरुआत होती हुई 1/3% नीचे 113 रुपए के आसपास ही कमजोरी है। बेस मेटल्स की तरफ कॉपर में हम देख रहे थे इंटरनेशनल मार्केट्स में 1/3% का दबाव, भारतीय बाजार में किस तरह की रीडिंग है? एकदम सपाट, महज 5 पैसे के आसपास की कमजोरी, 336 रुपए 50 पैसे पे शुरुआत होती हुई। निकेल में हम देख रहे हैं 0.5% का उछाल, इनफैक्ट 3 रुपए ऊपर है, 666 रुपए पर ही कमोडिटी शुरुआत कर रही है। तो बेस मेटल्स में इस समय तो मिला जुला कामकाज नजर आ रहा है, रुझान नजर आ रहा है। लेड में कोई प्राइस वॉल्यूम एक्शन पिकअप नहीं हुआ, 111 रुपए 35 पैसे प्रीवियस सेशन का क्लोजिंग है। एग्री कमोडिटीज की तरफ मूव करिए, वहां पे किस तरह की ओपनिंग हो रही है। एग्री कमोडिटीज आपकी स्क्रीन पर, सोया ऑयल 1/3% की बढ़त है, 2 रुपए 25 पैसे ऊपर खुलती हुई। क्रूड पाम ऑयल में 0.5% का उछाल है, यहां पे भी 2 रुपए 20 पैसे के आसपास का उछाल। सोयाबीन में 1/3% की मजबूती, मस्टर्ड सीड में 1/3% की मजबूती, 16 रुपए ऊपर। चने में 3/4% के आसपास की बढ़त के साथ कामकाज होता हुआ। व्हीट 2 रुपए की कमजोरी है। चीनी में हम देख रहे हैं 10 रुपए का दबाव, 1/3% की कमजोरी, 27.38 के लेवल्स पर इस समय शुरुआत होती हुई। जीरा में भी प्राइस वॉल्यूम एक्शन पिकअप नहीं हुआ है। रुपया आपकी स्क्रीन पर आएगा, कोरिएंडर 13 रुपए के आसपास की मजबूती के साथ 9,404 के लेवल्स पर शुरुआती कामकाज। रुपया 65.45 के बीच में के आसपास कामकाज होता हुआ। याद रखें प्रीवियस सेशन में 65.26 के लेवल्स थे, तो यहां पे ऑलमोस्ट 19 पैसे या फिर 1/3% के आसपास की कमजोरी के साथ ट्रेड होते हुए। इस बीच खबर आ रही है सरकार ने कल ज्वेलर्स के साथ एक अहम बैठक बुलाई है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इस बैठक में सोने और चांदी की इंपोर्ट ड्यूटी में कमी की भी चर्चा हो सकती है। पूरी खबर के लिए चलते हैं अपने सहयोगी नीरज राय के पास। नीरज, कब और किस लिए ज्वेलर्स के साथ ये बैठक बुलाई जा रही है? जी बिल्कुल, कल यानी 3 नवंबर को ज्वेलर्स के साथ सरकार ने मीटिंग बुलाई है। कॉमर्स मंत्रालय में ये बैठक होगी और माना यह जा रहा है कि इस बैठक में ज्वेलर्स की तरफ से सोने और चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी जो अभी फिलहाल करीब 10% पर है, उसमें कमी करने की डिमांड हो सकती है। दरअसल पूरे एक्सपोर्ट में भारी गिरावट देखी जा रही है और इस फाइनेंशियल ईयर के दौरान अगर बात करें तो एक्सपोर्ट जो भारत का एक्सपोर्ट है करीब 17% गिर गया है और उसमें ज्वेलरी और जेम्स एंड ज्वेलरी की अगर बात करें तो उसमें 6% गिरकर ये $19.22 बिलियन के स्तर पर आ गया और इसी वजह से सरकार पूरी तरह से प्रेशर में है। एक्सपोर्ट गिरता जा रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ाना है। मेक इन इंडिया के तहत एक्सपोर्ट बढ़ाने का कैंपेन भी सरकार ने शुरू किया था पिछले साल, लेकिन इसका कोई फायदा एक्सपोर्ट को नजर नहीं आ रहा है। तो इसीलिए सरकार ने ज्वेलर्स के साथ, चूंकि पूरे एक्सपोर्ट में अगर बात करें तो जेम्स एंड ज्वेलरी की तो दूसरा सबसे बड़ा आइटम है भारत से एक्सपोर्ट होने वाला जेम्स एंड ज्वेलरी, लेकिन इसका एक्सपोर्ट बढ़ नहीं पा रहा और इसीलिए एक्सपोर्टर्स के साथ, ज्वेलर्स के साथ सरकार ने ये अहम बैठक बुलाई है कल, जो कि कॉमर्स मिनिस्ट्री में होगी। जी ओके, चलिए एसएसजी फाइनेंस की प्रियांक उपाध्याय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रियांक, सबसे पहले तो फिर सोने पे ही आपसे कॉल लेना चाहूंगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हम देख रहे हैं लगातार कमजोरी आती हुई, डर है कि फेडरल रिजर्व शायद जल्द ब्याज दरें बढ़ाएगा और अब नीरज एक खबर लाते हुए कि कल ज्वेलर्स की वित्त मंत्रालय के ऑफिशियल्स के साथ एक बैठक है, तो शायद कुछ रियायतें, शायद इंपोर्ट ड्यूटी में कट, इंटर्न इसका मतलब है डोमेस्टिक प्राइसेस पे और दबाव शायद देखने को मिले। पता नहीं उस खबर ख्याल है कि उस बैठक का आउटकम कब और क्या निकल के आए, लेकिन सोने पे अब मैं रणनीति क्या बनाऊं सर?
देखिए, जिस तरह से हमने फेड का मिनट्स इस बार आया है तो कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन फिर से क्रिएट हुआ है कि ये साल होगा कि नेक्स्ट साल होगा फेड हाइक, तो उसकी वजह से एक हमने प्रॉफिट टेकिंग फ्रॉम द हायर लेवल्स देखा है गोल्ड में, जो 1180 के आसपास से हम अभी 1140 के आसपास चल रहे हैं। घरेलू मार्केट्स में भी हमने देखा था कि 27,200-300 के आसपास से एक अभी अच्छा करेक्शन आया है 26,500 के आसपास। मेरे हिसाब से अभी ऑन द लोअर साइड एक सपोर्ट रहेगा अराउंड 26,350 से लेकर 26,200 का रेंज। वहां अगर आता है तो मुझे लगता है कि फिर से मार्केट सपोर्ट लेके एक बाउंस बैक दिखा सकता है अगेन टुवर्ड्स 26,800 टू 26,900। ओके, लेकिन इस समय एक महीने के लोज के आसपास सोना कामकाज कर रहा है और इस हफ्ते शुक्रवार को ध्यान रखें बेहद इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट आने वाली है। फेड की जो दिसंबर की बैठक है जिसपे अब सबकी पैनी नजर बनी हुई है कि अब फेड वाकई ब्याज दरें बढ़ाने की घोषणा करता है। उससे पहले ये 2 की जॉब रिपोर्ट्स आने वाली हैं जिनमें से एक इसी हफ्ते आने वाली, तो सोने पे तो उस लिहाज से ओवरहैंग या फिर उस की मॉनिटरेबल के पहले दबाव शायद ऑब्वियस भी है, लेकिन 4 रुपए के आसपास की मामूली कमजोरी के साथ भारतीय बाजारों में कामकाज हो रहा है। सोने के अलावा कच्चा तेल, सर क्या रणनीति यहां पे बनानी चाहिए, क्योंकि अब वो हालांकि डिमांड हमेशा ड्रिवन नहीं होता सोना कच्चा तेल ज्यादातर सप्लाई साइड ड्रिवन होता है, लेकिन इस समय जिस तरह के चीन के आर्थिक आंकड़े आ रहे हैं वो दबाव शायद बना रहे हैं। क्या ये दबाव सस्टेन हो सकता है? अभी भी बिकवाली करने के मेरे पास मौके हैं। देखिए, कच्चा तेल में हमने देखा है कि लास्ट वीक एक अच्छा रिकवरी आया टुवर्ड्स $43 से ऑलमोस्ट हमने $47 तक की रैली देखी है। तो घरेलू मार्केट्स में भी मुझे लगता है कि 3030, 3020 एक अपॉर्चुनिटी रहेगा फ्रॉम द इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू टू गो लॉन्ग विद अ स्टॉप लॉस बिलो 2960 एंड टारगेट्स वुड बी अराउंड 3150।